अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान को। अगर आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड, एक बार फिर ज़रा बात करेंगे पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ को लेकर, पाकिस्तान के टेस्ट के स्टेटस को लेकर। कमाल की बात देखिए कि इस वक्त आईसीसी ने जो अभी ये टेस्ट चैंपियनशिप का सर्कल चल रहा है उसकी रैंकिंग जो जारी की है पॉइंट्स टेबल के मुताबिक, बांग्लादेश चौथे नंबर पर है, पाकिस्तान 9वें पर डिप हो गई है, वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान से ऊपर चली गई है ये टेस्ट मैच जीतकर। पाकिस्तान ने इतनी बुरी क्रिकेट खेली है ओवरऑल पिछले 2.5 से 3 साल के स्पैन में कि अब पूरी दुनिया ये बात करने पर मजबूर है। बड़े बड़े क्रिकेट के जो फॉलोअर्स हैं, क्रिकेट पंडित हैं, क्रिकेट एक्सपेक्टेटर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेट कमेंटेटर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं और क्रिकेट फैंस हैं, वो ये कहने पर मजबूर हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के हालात अब ठीक नहीं हैं और इसको ठीक करने के लिए एक बहुत बड़ी हकीकी मानों में सर्जरी की ज़रूरत है। ये वर्बल सर्जरी से कुछ नहीं होगा, या आकिब जावेद सर्जरी से कुछ नहीं होगा कि जो दो कोचेज़ अच्छे वाले भगा दें और उसके बाद हम बैठ के पीटते रहें कि हमारी क्रिकेट नीचे जा रही है, उन कोचेज़ को काम भी ना करने दें, सिलेक्शन में भी इन्फ्लुएंस जाहिर करें। वुमेन क्रिकेट का भी सेम हाल है। अंडर 19 में अच्छा खासा सरफराज काम कर रहे थे, वो भी छोड़कर मेन क्रिकेट सीनियर में आ गए हैं और सबको सीनियर के साथ काम करना है तो जूनियर लेवल पर कौन काम करेगा। बड़ी डिटेल डिस्कशन आज क्रिकेट को लेकर, उसके मसाइल को लेकर करेंगे। ख़ास तौर पे बाबर आजम, उसका एरा अभी कैप्टनसी का फिर शुरू हो गया है। ये बड़े बड़े हमारे नाम, ये क्या रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। मुश्तबा हसन ने हमें ज्वाइन किया है, बड़े शानदार स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। साथ ही साथ नूरिश खान ने हमें ज्वाइन किया है। नूरिश स्पोर्ट्स प्रेजेंटर भी हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं और बहुत शुक्रिया नूरिश, थैंक यू सो मच। और मुश्तबा बहुत बहुत शुक्रिया, दोनों हजरात ने हमें ज्वाइन किया। मुश्तबा, बड़ी बुरी हार रही और ये कोई पहली हार नहीं है, मुसलसल 8 मैचेस में हम शिकस्त का सामना कर रहे हैं। बल्कि मैं अगर 2.5 से 3 साल का स्पैन कहूँ तो मुसलसल जवाल का शिकार है पाकिस्तान क्रिकेट। बिल्कुल, ये आखिरी हार भी नहीं और ये इसके बाद भी मजीद हार की हम, क्योंकि हमारे जो चीफ सेलेक्टर उन्होंने खुद कहा था कि 5 में से अगर हम एक मैच भी जीत जाएं तो बड़ी कामयाबी होगी। तो उसको देखते हुए नहीं लगता कि ये हार का सिलसिला जो ख़त्म होने वाला है। और करंट पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस है, ख़ास तौर पर मैं बात करूंगा पाकिस्तान के बैट्समैन की, जो टॉप ऑर्डर है, जो ओपनर्स हैं, जो आपके मिडिल ऑर्डर है, सबका देख बाबर आजम को ही देख लें कि किस तरह गैर जिम्मेदारी इनिंग खेली एक सीनियर प्लेयर के होते हुए। जब आप 7 आउट हो चुके थे, आप 200 रन तकरीबन हदफ चेज कर रहे, तकरीबन 120-30 रन रहते थे। तो कोई भी सीनियर प्लेयर होता, कोई भी जो बड़ा प्लेयर होता, जिसमें विराट कोहली हो गए, जोए रूट हो गए, उस तरह के प्लेयर होते तो वो स्ट्राइक अपने पास रखते हैं। लेकिन हमारे स्टार किंग बाबर आजम ने क्या किया कि स्ट्राइक जो है वो हर दफा जाके सिंगल लिया और खुद साइड पे हो गए और टेल एंडर्स को एक्सपोज करते रहे। तो इस तरह की मेंटेलिटी जब कप्तान की होगी तो बाकी टीम को तो अल्लाह ही हाफिज है। और फिर जैसे आपने इंट्रो में बताया कि सर्जरी की जरूरत है, ये सर्जरी सिर्फ कप्तान बदलने से नहीं होगी या टीम बदलने से नहीं होगी, बल्कि मेरिट पर सिलेक्शन से होगी। मेरिट पर सिलेक्शन करने के लिए आपको जो सिलेक्टर्स हैं उनको भी मेरिट पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसमें आकिब जावेद हो, वहाब रियाज हो, असद शफीक हो या जो भी हो, मिसबा उल हक हैं, ये लोग जब मेरिट पर आएंगे तो सिफारिश कल्चर जब तक खत्म नहीं होगा तो मेरा नहीं ख्याल कि टीम में बेहतरी आएगी। और जिस तरह की पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस है बैटिंग में, अगर हम बात करते हैं तो एक वक्त में 244 रन पे 3 आउट और 15 मिनट बाद जब दोबारा मैच देखते हैं तो 282 पे पूरी टीम आउट हो गई। तो इतनी अनप्रेडिक्टेबल टीम, जिसको वेस्ट इंडीज जैसी टीम जिसने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफिकेशन राउंड खेलना है, उससे आप इस तरह हार रहे हैं। तो इसमें आईसीसी का कोई कसूर नहीं है, इसमें इंडिया का कोई कसूर नहीं है, इसमें किसी और चीज़ का कोई कसूर नहीं है कि आप 9वें नंबर पर है और बांग्लादेश चौथे नंबर पर है या पाकिस्तान टीम जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन। मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान को निकाल देना चाहिए, बल्कि वो एक फार्मूला आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सिर्फ जो टॉप टीयर टीम्स हैं वो खेला करेंगी। और मेरे ख्याल से हम डिजर्व करते हैं इस सिचुएशन में, करंट सिनेरियो में। बात अगर हम थोड़ी सी बॉलिंग पे करते हैं तो हमसे टेलेंडर आउट नहीं होते। 61 रन की पार्टनरशिप जो उनके टेलेंडर करते हैं उसी पिच पर, जिसमें हमारे टॉप के 8 बैट्समैन 26 रन मैच बनाते हैं। अगर हम अब्बास और बाबर आजम का स्कोर निकाल दें तो पूरी टीम ने सिर्फ 26 रन बनाए हैं, जो कि इटसेल्फ बड़ा रिकॉर्ड है मेरे ख्याल से। और बाबर आजम ने अपनी सेल्फलेस इनिंग, अपनी वही एवरेज बेहतर करने के लिए इनिंग खेली, कप्तानी बचाने के लिए खेली इनिंग, 50 कर ली, खुद साइड पे खड़े रहे और दूसरे प्लेयर्स को एक्सपोज करते रहे। अब्बास जो कि टेल एंडर है, नंबर 11 प्लेयर है, उसको पूरा पूरा ओवर खेलने के लिए दे दिया। पहली बॉल पे सिंगल लेते रहे, पहली बॉल पे डबल बन रहा था, उन्होंने वो भी ले लिया। लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई एम नहीं, कोई सोच नहीं कि जीत भी सकते हैं, कोई सोच की उम्मीद ही खुद जब ना हो कप्तान में, जब प्लेयर में जो ग्राउंड में खेल रहे हैं उनको, तो हम जो यहाँ वहाँ बैठ के देख रहे हैं या आप एक्सपर्ट जो देख रहे हैं, तो उम्मीद लगाना छोड़ देनी चाहिए। मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी होगी इस तरह की टीम के साथ एक्सपेक्टेशन रखना। दूसरी तरफ रिजवान की बात करते हैं तो कीपिंग उससे अब बिल्कुल नहीं हो पा रही। मेरे ख्याल से कई अहम कैचेस छोड़े, कई उसने बाउंड्रीज कंसीड की। फिर बैटिंग पे आते हैं तो वही रिजवान जो है एक वक्त में जो स्टार समझे जाते थे T20 में या
पाकिस्तान टीम के बैटिंग का मजबूत जो असासा समझे जाते थे, वो अब बिल्कुल नाकाम होते नजर आ रहे हैं। शान मसूद ने पहली इनिंग में सेंचुरी की, दूसरे नंबर पे 6वें नंबर पे आके बैटिंग की तो नाकाम हुए। इमाम उल हक की बात करें, अज़ान अवैध दोनों इनिंग में नाकाम रहे। इसी तरह अली उस्मान जो है, उनका पूरे टेस्ट में मुझे नहीं समझ आया उनका क्या रोल था कि किस बुनियाद पे वो खेले। पाकिस्तान टीम की अगर अच्छी कोई चीज़ है तो उसमें मोहम्मद अब्बास एज़ ऑलवेज़ उन्होंने एक मरतबा फिर साबित किया कि वो अच्छे प्लेयर हैं और उनको क्यों निकाला गया सब टीम से, अभी तक ये किसी की समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, उस वक्त बड़ी कहा सारी जाता था कि जहतें खोल दी 25 हैं मुश्तबा, बहुत सारी आपने काफ़ी पॉइंटर्स पहले ही अपने प्रीएम में खोले, तो हम ज़रा इन एक एक करके इन सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे। नूरिश, टेस्ट मैच उसकी हार आपके सामने कोई नई नहीं है, बिल्कुल ठीक कहा मुश्तबा ने, ये कौन सी आखिरी है, और 8 हम मुसलसल, और उससे पहले उसके बाद 3 साल का स्पैन है जिसमें मुसलसल गिरावट का शिकार है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस, चाहे वो मैन हो वुमेन हो। देखिए बिल्कुल, लेकिन इसमें मैं 2-3 चीज़ें हाईलाइट करना चाहूँगी। मैंने अभी तक जितने एनालिसिस किए हैं, देखे हैं, इसको टेक्निकली ऑब्जर्व किया है, मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट की अभी स्पेशली टेस्ट मैच के हवाले से मैं बात करूँ तो 2 प्रोमिनेंट वीकनेसेस हैं कि जिसको आइडेंटिफाई करना है, और ये बेसिक्स हैं, ये कंसील हो जाती है ऊपर वाली वीकनेसेस पे जो आपने कोचिंग की बात की, फिर उसके अलावा हमने और भी जो है वो कैप्टनसी के हवाले से भी बात की, ये सारी कंसील हो जाती है। लेकिन कुछ 2 हैं, और वो 2 ये हैं कि एक तो हमारे पास डेटा ड्रिवन अप्रोच नहीं है, लैक ऑफ डेटा ड्रिवन अप्रोच इज नंबर 1। अदर थिंग इज वी डू नॉट हैव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पिचेस एट आवर होम। मैं चाहूंगा आपका ये पहले जरा नूरिश, ये 2-3 पॉइंट आप मुझे बताइए। पहले ये बताएं, डेटा गिवन अप्रोच क्यों नहीं है? डेटा एनालिस्ट इतने ज़बरदस्त बैठे हैं, वो तो बहुत बड़े चैंपियंस हैं, यहाँ पे पीएसएल के साथ भी कंप्यूटर लेके बैठे होते हैं और बहुत चैंपियन है, तो डेटा गिवन अप्रोच क्यों नहीं है? एआई सिस्टम से तो सारी सिलेक्शन हो रही है। वो सब चीजें मौजूद तो हैं, लेकिन उनको यूटिलाइज क्यों नहीं किया जा रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। वेस्ट इंडीज पाकिस्तान का जो ये टेस्ट मैच हुआ है, इसमें 2-3 चीजें तो मैं आपको बता दूं कि डेटा ड्रिवन क्यों नहीं थी। एक तो सबसे पहले जैसे इंडीज के हवाले से मैं जिक्र करना चाहूंगी कि उनकी वो इतनी ज्यादा इतनी अच्छी उनकी बॉलिंग क्यों रही, और वो हमारे बैटर्स के लिए इतना बड़ा जो है वो बला बन के सामने क्यों आए। उसका एक रीजन डेटा के हवाले से मैं आपको बताती हूँ कि उनकी जो रिलीज पॉइंट की वेरिएशन थी वो लेस देन 3 सेंटीमीटर थी ऑलमोस्ट, विच मीन्स कि उनकी रिलीज पॉइंट्स में कंसिस्टेंसी थी जो हमारे बॉलर्स में नहीं थी। एक डेटा तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा मैं आपको ये बता देती हूँ, हार्डनेस टू मॉइस्चर रेशियो पिच का, ये बेसिकली आसान अल्फाज में ये होता है कि पहले टेस्ट मैच में के स्टार्ट होने से पहले और पहले डे बारिश होती है, जिसका मतलब कि पिच ने मॉइस्चर ट्रैप किया था। जब पिच ने मॉइस्चर ट्रैप किया था तो पहले हार्डनेस टू मॉइस्चर रेशियो 1 था, गोइंग इनटू डे 4 ये 1 से ड्रॉप होके 0.4 हो गया। इसका सिंपल ये मतलब है कि मॉइस्चर डे 4 तक कम हो गया। कॉमन सेंस की बात है, जब मॉइस्चर कम होगा तो डे 1 के ऊपर आपने जो अपनी स्ट्रेटेजी अपनाई थी वो डे 4 पे काम नहीं कर सकती। इसका ये भी रीजन है कि अगर आप जो है वो शॉर्ट पिच डिलीवरी कराने की कोशिश करें, मैं बॉलर्स के वजह से करना चाहूंगी, क्योंकि एक वीकनेस हमारी ये भी थी कि हम वेस्ट इंडियन टेल को आसानी से उनसे गेट रिड ऑफ नहीं हो पाए। वी कुडंट गेट रिड ऑफ दी वेस्ट इंडियन टेल, और ये हमारी बहुत बड़ी वीकनेस। और इसका एक रीजन ये भी है कि जहां हमें फुलर करानी चाहिए थी, हम शॉर्ट पिच डिलीवरीज करा रहे थे, इस उम्मीद से कि जो टारगेट उसका टारगेट है बॉल का वो शोल्डर तक जाएगा, शोल्डर तक उसकी बॉल की जो है ना हाइट होगी, जो डिलीवरी होगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वो एट मैक्स वेस्ट हाइट तक जो है वो बॉल की बाउंस हो सके। उसका रीजन सिंपल सा ये है कि काइनेटिक एनर्जी बॉल की जो है एब्जॉर्ब कर दी थी पिच ने, पिच की कंडीशन ऐसी थी। तो ये कुछ चीजें तो मैंने आपको 2-3 डेटा बता दिए। ये इस हवाले से क्यों नहीं देखा जा रहा, जब तक हम इस अप्रोच के साथ नहीं जाएंगे तो लाख हम आज से हम 10 साल बाद भी आपके शो पे बैठ के बातें करे होंगे मिडिल ऑर्डर क्राइसिस था, मिडिल ऑर्डर क्राइसिस है सर, हमारी डेथ बॉलिंग स्पेशली डेथ बॉलिंग क्यों नहीं काम करी, मिडिल ऑर्डर क्राइसिस क्यों है हमारे पास, इसके ऊपर बात क्यों नहीं हो रही। तो वो फिर आप लाख आकिब जावेद को हटा दें, आप लाख जो है बोल दें कि नहीं इसकी वजह से आ रहे हैं, बाबर की वजह से आ रहे हैं, ये किया। ये 2 रीजन हमारे पास है। अभी भी आप देखें जो पिच थी वो दोनों टीम्स के लिए नॉवल थी, ठीक है, फ्रंट लाइन स्पिनर्स दोनों टीम्स लेके गई थी, लेकिन द ओनली डिफरेंस वाज दैट वेस्ट इंडीज ने अपने जो फ्रंट लाइन स्पिनर थे उनको डिफेंसिवली यूज किया। हम अली उस्मान के साथ इतना ज्यादा हम बोल्ड चले गए कि हमने मार्जिन ऑफ एरर छोड़ा ही नहीं। कभी कभी मार्जिन ऑफ एरर छोड़ना जरूरी होता है ताकि आप ऐसी नॉवल कंडीशन से अडेप्ट कर पाओ, और नॉवल कंडीशन से अडेप्ट आप तब करोगे जब आप अपने घर की पिचेस इस काबिल बनाओगे जो आपको चैलेंज दे सकें। बहुत अच्छे मुस्तफा, इस पे आपका कमेंट। ये जो डेटा गिवन अप्रोच की बात की है, आप तो इस पे कई दफ़ा बात कर चुके हैं। ये इतने लैपटॉप वाले हमारे पास बैठे हुए होते हैं,
करते क्या है, कौन सा डेटा है जिसकी अप्रोच हमें मज़ीद चाहिए? और ये सारे जितने हमारे बड़े बड़े नाम हैं जो टीम्स के साथ काम कर रहे हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम हो, PSL हो, ये तो डेटा एनालिस्ट जो है बड़े टॉप के डेटा एनालिस्ट हैं। तो क्या हो रहा है हमारे डेटा एनालिसिस में? जी देखिए, डेटा एनालिस्ट क्या करते हैं कि पीएसएल की परफॉर्मेंस पे सिलेक्शन करते हैं। पीएसएल में मोहम्मद उस्मान खान जो वो भी सेंचुरी करता है 40 बॉलों पर। पीएसएल की बुनियाद पर रिजवान जो वहाँ पे सेंचुरी करता है। पीएसएल की बुनियाद पर शाहनवाज धानी या कोई ऐसे बॉलर, शाहीन अफरीदी को देख लें, 5-5 विकेटें ले रहा होता है, 4-4 विकेटें ले रहा होता है। तो जब पीएसएल में आप डाटा एनालिस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट से बिल्कुल डिफरेंट होता है। और हमारे प्लेयर्स क्या करते हैं, जिम्बाब्वे आती है, बांग्लादेश आती है, कोई ऐसी टीम आती है, अब तो बांग्लादेश भी खैर नहीं रही, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, इस तरह की टीमें आती है तो सेंचुरीज दाग देते हैं। इस्लाम पाकिस्तान में मैच हो, पिंडी में मैच हो, या कहीं भी जहाँ पे फ्लैट पिचेस होती हैं जिसमें कोई स्विंग नहीं होता, कोई बॉलर से कुछ नहीं होता, वहाँ पे वो सेंचुरीज लगा देते हैं और किंग बन जाते हैं। दूसरी तरफ बॉलर्स की बात करते हैं तो पीएसएल में वो विकेटें उखाड़ देते हैं, टेल एंडर्स की विकेटें लेके ऐसे एग्रेशन दिखा रहे होते हैं जैसे पता नहीं उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया। उस तरह के एनालिसिस जब आप देखेंगे तो सारी जो सिलेक्शन होगी उसकी बुनियाद पर होगी कि हम पीएसएल जो टीम 11 लड़के हमारे खेल है पीएसएल में, वही टेस्ट मैच में खेलेंगे, वही वनडे खेलेंगे, वही T20 खेलेंगे। तो इसमें तब्दीली की जरूरत है कि पीएसएल को सिर्फ पीएसएल की हद तक, एक फ्रेंचाइज क्रिकेट की हद तक रखा जाए, डोमेस्टिक क्रिकेट की लेकिन हद मुश्तबा तक। जो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट के प्लेयर्स आ रहे हैं, अभी आपने अली उस्मान की बॉलिंग देखी, अजान को मौका मिला, फिर कब कहेंगे ये हमें मौका, दूसरी बार मौका मिल रहा है, 4 में से 1 इनिंग में उसका स्कोर है, बाकी हम उसके टैलेंट को कैसे कहें कि बहुत बड़ा टैलेंट है जब तक वो कैपिटलाइज है। और बात कर रहे थे हम डेटा गिवन अप्रोच की, जिसके अंदर एक बड़ी डिटेल डिस्कशन आई कि PSL का डेटा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं या डोमेस्टिक का क्यों नहीं हो रहा। अभी मुश्तबा आपने बात की, मैं चाहूँगा पहले अली उस्मान पे कर लेते हैं। बॉल की ग्रिप तो आपको ये तो नहीं ना हो सकता कि आप इंटरनेशनल की ग्रिप ही अलग है या इंटरनेशनल में बॉल पिच करना ही भूल गए। अली उस्मान की बॉलिंग में उसको तो दूसरे जो तीसरी इनिंग थी उसके अंदर तो ओवर ही नहीं मिला, सारे पेसर्स ने विकेट ले ली। उसकी बॉलिंग में आपने देखा वाइड्स बहुत ज़्यादा थी, आउट ऑफ द पिच बॉल कर रहा था, समझ में नहीं आ रही थी, उसकी ग्रिप नहीं, क्या वजह हो सकती है? हमने सिलेक्शन भी डोमेस्टिक से की है उसकी। तब देखिए, आपका जो नॉर्मल जो बड़ी टीम्स होती है उनका क्या होता है कि वो अपने जब प्लेयर्स को डेब्यू कराती है तो अपने होम ग्राउंड पे कराती हैं, ताकि उसका पता लग जाए, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो नज़र आ जाए। और वो पहले मैच में अगर उसको वेस्ट इंडीज़ में जाके खिला दिया जाए कि आपने जाके खेलना है, डेब्यू करना है, और आप एक्सपेक्ट करें कि वो बॉलिंग करेगा उस तरह की जैसे वो डोमेस्टिक में करता है, जो पूरे साल पाकिस्तान में, पूरे सीज़न पाकिस्तान में खेलता रहा, पाकिस्तान की पिचेज़ पर। कभी वो बिल्कुल फ्लैट पिचेस होती है तो कभी बिल्कुल स्पिन फ्रेंडली पिचेस होती हैं। कोई समझ नहीं आती। जब वेस्ट इंडीज जाते हैं तो वही प्लेयर जो है पहला मैच खेल रहा होता है और आप उससे कहते हैं कि आप, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि जो प्लेयर्स उनकी गलती है, इसमें अजान अवैस की भी मैं नहीं कहूँगा गलती, क्योंकि पहली सीरीज उसको अवे बांग्लादेश सीरीज की थी जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की टीम स्ट्रगल करती है, इंग्लैंड की टीम स्ट्रगल करती है। दूसरी उसको सीरीज थी वेस्ट इंडीज की सीरीज जहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स जो है वो नाकाम नजर आते हैं। तो मेरा इसमें ये मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा कि प्लेयर्स की गलती है, इसमें आपने उनको मौके ही ऐसे मौके में दिए जब बिल्कुल मुश्किल हालात थे, और आपने जो पुराने बॉलर जिसमें साजिद खान हो गया, नुमान अली एक अरसे से पाकिस्तान टीम के साथ थे, उनको लेके जाने की बजाय एक मरतबा फिर ऐसा काम किया जो पश्चिम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सिलेक्टर्स ही कर सकते हैं, यानी कि डेब्यू कराया वेस्ट इंडीज में जाकर अहम सीरीज में। तो आप इस बात को, मेरे ख्याल से आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि जो भी प्लेयर होता है वो उसको टाइम तो देना पड़ता है, चाहे वो 4 मैच दें, 5 मैच दें, लेकिन होम सीरीज में जब आप डेब्यू कराएंगे उससे वो स्कोर करेंगे, उनका जो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत ज्यादा जरूरी होता है मेरे ख्याल से। डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत ज्यादा फर्क होता है। डोमेस्टिक क्रिकेट आप खेलते हैं अपने मुल्कों में, अपने शहरों में खेलते हैं जहाँ पे आपकी मुताबिक पिच है, जहाँ पे बचपन से खेलते आ रहे हैं। लेकिन जब आप जाएंगे इंटरनेशनल में डेब्यू करेंगे ऐसी पिच पे जहाँ पे ढाका की पिच होगी, जहाँ पे बाबर आजम कुछ नहीं कर सकता, वहाँ पे विराट कोहली स्ट्रगल करता है, जहाँ पे जोई रूट जाके स्ट्रगल करता है, वहाँ पे आके अजान अवैस हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? मेरे ख्याल से ज्यादा एक्सपेक्टेशन हमें होनी नहीं चाहिए। इसके अलावा सिर्फ अजान अवैस नहीं, अगर आप बात करें आपके टॉप ऑर्डर मोहम्मद रिजवान ने क्या किया, आपके सलमान किया, वहां पे जाके आमिर जमाल से बड़ी उम्मीदें थी कि बैटिंग में कुछ करेंगे, वो नाकाम हुए। बड़े बड़े प्लेयर नाकाम हुए। बाबर आजम की पहली इनिंग देख लें, इमामुल हक की जिस तरह की शॉट खेल के वो आउट हुए, फिर सरफराज अहमद ने सारा मलबा डाल दिया कि वो इस तरह के शॉट निकलते तो हो सकता है हम लीड ले लेते, तो बाकी प्लेयर्स का क्या काम था फिर? अगर सिर्फ इमाम ने सारा स्कोर करना था या इमाम के एक शॉट खेलने से हम लीड नहीं ले सकते। तो जहाँ पे हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट
सरफराज अहमद से कि वो अच्छा, आके शान मसूद ने सेंचुरी की, मुश्तबा आपके सामने है, सेंचुरी के बाद जिस तरह आउट हुए, बड़ी मतलब हैरत की बात है कि आपके 250 रन पे 3 खिलाड़ी आउट थे और मेयर 82 पर पूरी टीम आउट हो गई, यानी 30 रन पे पूरी टीम आपके आउट हो गई। बड़ी अजीब बात है। नूरिश, जो अभी मुश्तबा बात कर रहे थे कि अजान अवैस को भी हमें थोड़ा एज देना है, अली उस्मान को, पर मुझे लगता है अली उस्मान तो बॉलिंग करने आए थे, उनको करनी चाहिए थी कोई भी कंडीशन हो। आपको बॉलिंग करनी आती है तो आप फिर अच्छी बॉलिंग करें, मौका मिल रहा है, क्यों मौका ज़ाया कर रहे हैं? देखिए, मैं इसको एक्सक्यूज इसलिए नहीं बनाऊंगी कि कंडीशंस नहीं होती, क्योंकि देखिए कंडीशंस सिर्फ हमारे लिए नहीं थी, कंडीशंस वेस्ट इंडीज के लिए भी उतनी नहीं थी। इनफैक्ट मैंने आपके शो पर कुछ दिन पहले ये बात कही थी कि ये जो वेन्यू था ब्रायन लारा क्रिकेट अकेडमी का, ये ऐसा वेन्यू है जो अपने डेब्यू टेस्ट होस्ट कर रहा है। तो जाहिर बात है जितनी हमारे लिए एलियन कंडीशंस थी, इवन दो उनका होम ग्राउंड था वेस्ट इंडीज का, बट इसके अलावा उनके इसके डिस्पाइट दैट उनके लिए भी उतनी जो है वो एक एलियन कंडीशन थी। तो अगर वो अडेप्ट कर सकते हैं तो हम भी अडेप्ट कर सकते थे, तो देयर इज नो एक्सक्यूज इन दैट। दूसरा कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप पिच को एनालाइज करो, सिर्फ रीड नहीं करो, ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है। फिर इसमें और भी डिफरेंस आता है कि आप स्पोर्ट्स साइंस को कंसिडर नहीं करते, लेकिन खैर मैं उसके डेप्थ में नहीं जाऊंगी। बट ये बस सिंपल सी बात है कि ये दिस इज द बेसिक्स के आपको पता होना चाहिए कि जो पिच के ऊपर क्रैक्स जो ओपन अप हो रहे हैं डे 3 ऑनवर्ड्स, उनको आपने कैसे यूटिलाइज करना है। वेस्ट इंडीज के बॉलर्स ने क्या किया, क्रैक्स के एज पे थोड़ी सी बॉल डाली, स्पेशली उनके सीमर्स ने, तो वो दैट सीम टू वर्क फॉर देम। उनके लिए जोमिल वरिकिन जो है वो उन्होंने उनको डिफेंसिव यूज किया, इस तरीके से डिफेंसिव यूज किया कि अगर उनसे कोई मार्जिन ऑफ एरर उनको दिया कि अगर वो भी जाता है तो वो स्टीमर जिस तरीके से उसको कंसील कर लें कि वो ओवरऑल डैमेज कंट्रोल कर सकें। ये हमने नहीं किया, हमने अली उस्मान को बिल्कुल एक छोड़ दिया एक मुहिम में, और उसके बाद हमने जो है अपना प्लान भी एग्जीक्यूट किया, क्योंकि हम प्लान ए के साथ इतने लॉयल थे। एक बात। दूसरी बात, आपने बात की ना कि अभी इतना बड़ा कोलैप्स आया मिडिल ऑर्डर क्राइसिस का, तो जब मैंने अपने खुद से भी ये क्वेश्चन पूछा कि ये मिडिल ऑर्डर कोलैप्स आ क्यों रहा है, दैट इज व्हेन आई बिगैन माय रिसर्च। तो मतलब अगर आप एक कॉमनैलिटी स्पेशली इस टेस्ट मैच में देखें तो क्या सिंपल सी, मैं आपको एक रीजन तो मैं सिंपल से आपको भी बता दूं कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन में मसला था। जो बैट और आपके पास फ्रंट फुट का पैड है, उसमें आपके पास जो है वो डिस्टेंस इतना ज्यादा था कि वो एक मैं कहूंगी कि डेंजर जोन था, और उसी को एक्सप्लॉइट किया वेस्ट इंडियन बॉलर्स ने, सीमर्स ने स्पेशली। और जब आप खुद अपने आप को इतना वल्नरेबल कर रहे हो, आपको इतनी बेसिक चीज नहीं पता कि आपको वेट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है, आपको बैक फुट से फ्रंट फुट कैसे शिफ्ट करनी है अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फिर उसके बाद आपने किस टाइम पे कौन सा शॉट खेलना है, बॉल को जज कैसे करना है, तो दैट इज ऑन यू। फिर आप और मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि जितने एनालिसिस मैंने देखे हैं मोस्टली उसमें ज्यादातर कोर चीजों पे पॉइंट आउट बहुत कम लोग कर रहे हैं। लाइक अब वेरी लिटिल दिस इज टॉक्ड अबाउट कि जो है ना एक्चुअल कोर क्रक्स इसका क्या है। आप जितना कह दें कि आकिब जावेद को आप हटा दो, आप जितना कह दें कि कुछ लोग तो यहाँ तक पहुंच गए हैं कि भाई मोहसिन नकवी रिजाइन करें, जो कि इट मेक्स जीरो सेंस। कि देखें, बात वही है कि इशूज वहीं के वहीं है। आज आप किसी की भी रेजिग्नेशन ले लें, आप बाबर की कैप्टनसी हटा दें, बेशक उनको दूसरा कैप्टन चेंज कर दें, इशू वही का वही रहेगा कि जब तक हम उसको आइडेंटिफाई नहीं करते दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, और हम अभी तक ऑब्सोल्यूट अप्रोच पे पड़े हुए हैं, क्योंकि हमें अभी तक लगता है कि बैक इन दी डे इज अ वाइबल आर्ग्यूमेंट टू जस्टिफाई कि भाई पहले वसीम वकाल के दौर में ऐसा होता था, अब ऐसा नहीं है। आई एम सॉरी, बट अब वो टाइम रहा ही नहीं है। अब पेसर्स भी एक्सपेंसिव हो रहे हैं। पहले इकोनॉमी आपके पास 3 to 4 की अच्छी समझी जाती थी, अब 6 to 7 की इकोनॉमी को भी अच्छा समझा जा रहा है, क्योंकि इट्स टर्निंग इनटू अ बैटर्स गेम, मॉडर्न डे क्रिकेट। और मॉडर्न डे क्रिकेट आपको ऐसे ब्लेंडर्स रियली फॉरगिव करती है। ओके, अच्छा मुश्तबा, मॉडर्न डे क्रिकेट हम देखिए, बॉलिंग ने हमें मायूस नहीं किया है। ये वो पिच थी जिस पर हम कहते थे स्पिनर होने चाहिए, हमारे पेसर्स ने पूरी विकेटें निकाली हैं, हमने 20 विकेट्स ली हैं। हमने ये नहीं किया कि 1 विकेट छोड़ दी, डिक्लेयर कर दी, नहीं, 20 विकेटें ली हमारे बॉलर्स ने, और कोई बड़ा स्कोर भी नहीं कराया। 311 नहीं हमसे हो सके, उसके बाद हम 200 से कम स्कोर नहीं कर सके, 120 पे पूरी टीम आउट होगी। इसका मतलब है हमारी बैटिंग लाइन का सलमान अली आगा पे और रिजवान पे क्यों बात नहीं हो रही, इमाम पर हो रही है, शान ने भी 100 कर दिया, बाबर पे मैं कर सकता हूँ, कैप्टन है, 58 की इनिंग हमारे किसी काम की नहीं थी, लेकिन सलमान अली आगा और रिजवान तो वो एज पर बॉटम पे मौजूद थे, जहां पे मुश्किल होगी तो ये 2 स्कोर करेंगे। कब करेंगे? सबसे पहले हम जैसा ना बॉलिंग अच्छी थी, तो मैं इस बॉलिंग को इसलिए अच्छा नहीं कहूंगा
कि एक वक्त में 93 पे 7 आउट हो गए, तो उसके बाद 181 रन बना ली वेस्ट इंडीज ने टेल एंडर्स के साथ। और ये नया मसला हमारे साथ नहीं है। मुझे ये नहीं समझ आती, हम टेल टॉप ऑर्डर तो आउट कर लेते हैं, ओपनर्स आउट कर लेते हैं, मिडिल ऑर्डर आउट कर लेते हैं, हमसे टेल एंडर्स आउट नहीं होते। मुझे आज तक इनिंग याद है स्टुअर्ट ब्रॉड की 160 रन नॉट आउट पाकिस्तान के खिलाफ, हरभजन सिंह के शोएब अख्तर को छक्के, वो मैच हमसे वो ले गया। इस तरह कई ऐसी एग्जांपल हमारे पास मौजूद है कि हमारे टेल एंडर्स जो है हमसे आउट नहीं होते और वो मैच हमसे ले जाते हैं। इस मैच का अगर हम थोड़ा सम अप करें, और वो 61 रन की जो पार्टनरशिप थी, 8 विकेट पार्टनरशिप, अगर वो हम निकाल दें तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को रैप अप कर देनी थी इनिंग 120 125। उससे क्या होता है कि जो लीड थी वो 25 और तकरीबन 150 का टारगेट चेस करना पड़ता, जिससे मुझे लगता था कि शायद थोड़ा सा पाकिस्तान टीम को जो है वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो जाए और वो 150 रन चेस कर ले। लेकिन 200 का इतना बुर हो गया। उसके बाद तो मैंने मैच देखना ही छोड़ दिया कि मुझे पता चल गया था कि पाकिस्तान से 200 रन चौथी इनिंग में नहीं होना। और जब पहले इमाम उल हक की शॉट देखी, शॉट सिलेक्शन देखी, फिर रजा नवैज की देखी, जिस जिस तरह प्लेयर आते गए आउट होते गए, शान मसूद को देखा हमने। दूसरी तरफ जिस तरह आपने बात की रिजवान की, आपने बात की सलमान अली आगा की, सलमान अली आगा, तो ये दो प्लेयर थे, हम डिपेंडेबल प्लेयर थे। मैं इनको टेस्ट क्रिकेट के लिए सबसे बेहतरीन प्लेयर सलमान अली आगा को इसलिए समझता हूँ कि ना वो T20 का प्लेयर है, ना वो वनडे में चलने कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जा सकता है। अब हमारी सिलेक्शन का म्यार देखें कि वो प्लेयर T20 का कप्तान है जो टेस्ट के लिए बेहतरीन प्लेयर था। जब वो टेस्ट में आता है तो उसकी अपनी परफॉर्मेंस जीरो हो जाती है, क्योंकि आप देखें वो भी एक इंसान है, उसकी मेंटालिटी इतनी उसको हार्म कर दिया गया कि T20 में उसको कप्तान बनाया जो उसकी गेम ही नहीं है, और जिस गेम में वो खेलता है उसमें उससे परफॉर्म नहीं हो रहा। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट मैं इसको कहूंगा कि इतना अच्छा प्लेयर था टेस्ट में, टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से अभी तक बड़ा अच्छा परफॉर्म करता, लेकिन इस क्रूशियल सिचुएशन में मुझे लगता था कि बाबर के साथ अगर कोई प्लेयर पाकिस्तान को मैच जिता सकता है खड़े होकर, वो सलमान अली आगा। लेकिन इंतहाई मायूस किया दोनों इनिंग मायूस अच्छा किया। इसमें एक चीज़ और है, हमने आमिर जमाल को खिलाया, विकेट उसने एक आधी ले ली, ब्रेक थ्रू भी दिया, लेकिन हमने उसे बतौर बैटर खिला रहे थे। और बहुत सारे लोगों का तजिया मैं सुन रहा हूँ बड़े सीनियर क्रिकेटर्स का कि क्लब क्रिकेट वाली शॉट्स भी नहीं मार पा रहा था। मैं एक ब्रेक के बाद इस पर भी बात करता हूँ कि हमें यहाँ ज़रूरत क्या थी। अली उस्मान को आपने खिलाया, ठीक है, डेब्यू कराया, उसके साथ साजिद आपके पास था, स्क्वाड में बैठा हुआ था, खिला देते उसको भी साथ, तो हमें प्रॉपर एक स्पिनर भी मिल जाता और हो सकता है कि आप कहीं ब्रेक थ्रू ले। साजिद स्क्वाड में मौजूद था मुश्तबा, साजिद को हमने नहीं खिलाया। अली उस्मान के साथ हमने फौकियत दी उस पर आमिर जमाल को। आमिर जमाल को बतौर ऑलराउंडर खिला रहे थे। क्या बैटिंग में इनपुट रहा, क्या बॉलिंग में इनपुट रहा बतौर ऑलराउंडर? आमिर जमाल एक अरसे के बाद उन्होंने कम बैक किया, और जिस तरह वो परफॉर्म करते फिर एकदम से इनको मुझे अननोन टीम से निकाला गया और फिर दोबारा से टीम में लाया गया। तो आमिर जमाल ठीक है, काफी अर्से बाद टीम में कम बैक करते, उसने बॉलिंग में जिस तरह बॉल की अच्छी बॉलिंग की, विकेट भी ब्रेक थ्रू एट क्रूशियल स्टेजेस हमें लेके दी। बैटिंग में उस तरह जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस तरह उसकी इनिंग थी, मुझे आज तक याद है कि उसने बड़ी अच्छी इनिंग खेली थी, गलबन 113 रन बनाए थे। और वो इनिंग हम आज तक वो सोच रहे हैं कि उस इनिंग की बुनियाद पर उसको हम बैट्समैन मानना शुरू हो गए हैं, या उस इनिंग की बुनियाद पर हमें एक्सपेक्टेशन हमारी इतनी ज्यादा होगी कि वो बैटिंग ऑलराउंडर है इंस्टेड ऑफ बॉलिंग ऑलराउंडर। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उस तरह के बैट्समैन, रिलायबल बैट्समैन मैं कहूंगा कि हैं जिस तरह हम उनको समझते हैं। मेरे ख्याल से उनको ज्यादा डिपेंड करना चाहिए बॉलिंग के, उनको बॉलिंग पर, क्योंकि वो एक हमारे पास बहुत कम ऑप्शन है। हमारे पास फाहिम अशरफ जैसी ऑप्शन थी जो हमने 3-4 साल लटकाया अपने साथ, और एंड पे हमें रिजल्ट क्या मिला कि हमें उसको निकालना पड़ा, और हमें आज तक कोई ऐसी परफॉर्मेंस नजर नहीं आई सिवाय एक आध मैच के, हॉलैंड के मैच जो वर्ल्ड कप में शुरू हुआ था। हमें पूरा सीजन कोई ऐसा बॉलिंग ऑलराउंडर नजर नहीं आया था। लेकिन अगर हम आमिर जमाल की बात करते हैं तो हमारे पास वो प्रॉपर एक बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर है। उस पर बैटिंग डिपेंड करना ठीक है, ये बात जायज है कि उसकी जो शॉट सिलेक्शन थी वो बिल्कुल भी किसी भी तरह से ऑलराउंडर वाली नहीं लग रही थी, वो बिल्कुल टेल एंडर वाली शॉट थी, और लग ही नहीं रहा था कि वो बैटिंग कर सकता है। अब इतने अर्से बाद एक प्लेयर कम बैक करता है तो मेरे ख्याल से उसको थोड़ा सा मार्जिन देना चाहिए कि वो इतने अर्से बाद एक टीम में आ रहा है, और उस टीम में जहाँ पे मुश्किल हालात है, जहाँ पे बाकी आपके टॉप ऑर्डर स्ट्रगल कर रहे हैं, टॉप बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं, और एक ऐसा प्लेयर जो इतने अर्से बाद टीम में वापस आया है, तो मेरे ख्याल से उसको थोड़ा सा टाइम हमें देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक मैच में आए और एकदम आके 50 परफॉर्म कर दे या 100 कर दे, या कुछ ऐसा कर दे कि हम कहें कि ये पिछले कहाँ था। थोड़ा सा टाइम उसको जरूर देना है, लेकिन उन प्लेयर्स पे हम जरूर बात करनी चाहिए जो रेगुलर टीम का हिस्सा है, जिसमें शान मसूद हो गए, मोहम्मद रिजवान हो गए, सलमान अली आगा हो गए, बाबर आजम इटसेल्फ। सबसे ज्यादा अगर इस मैच में मैं ब्लेम करूंगा तो बाबर आजम इसलिए करूंगा कि जब आपके 7 आउट हो गए थे, आपको डिपेंडेबल इनिंग खेलनी चाहिए थी, आपको जिम्मेदारी के साथ इनिंग खेलनी चाहिए थी, अपने आप पे कम से कम अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए था कि आप ये मैच करीब ले जीत नहीं सकते तो करीब 3 लेके जा सकते थे। लेकिन बाबर आजम की अप्रोच ये थी कि बस मैं नॉट आउट जो बाकी टीम जाए बाहर में, और टारगेट तो उन्होंने पहले ही बता दी थी, हमसे चेज नहीं होने वाला। यानी 200 भी नहीं होने वाला। नूरिश मुश्तबा तो बड़े सख्त हो गए बाबर आजम को लेके, और ख़ास तौर पे जो मैं जिक्र कर रहा हूँ,
हमारी बॉलिंग मुझे नहीं लगता कि बुरी होगी। बॉलर्स ने अपना काम, वो ठीक है कि हम शुरू से देख रहे हैं, मैं तो बचपन से देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं हम लोग टेल एंडर्स को लेकर या मिडिल ऑर्डर को लेकर एक पार्टनरशिप डेवलप करा ही देते हैं, फिर वो करते करते हमारे बैट्समैनों के हाथ से निकलते हैं कि 200 रन दूसरी चौथी इनिंग में इतना बड़ा स्कोर नहीं होता है, हम 120 पर ही ढेर हो गए। बाबर आजम को लेकर भी थोड़ी सी बात करें, और सलमान अली आगा खासतौर पर, रिजवान क्या शॉट्स खेल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, बॉडी से अवे खेल रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पे एक बात और करूंगी कि 200 तक तो जानी ही नहीं चाहिए थी बात। हम जैसे वेस्ट इंडियन टेल को हम शमार जोसेफ का इतना बड़ा स्कोर होना ही नहीं चाहिए था, जिस तरह से वेस्ट इंडियन टेल को हम जो है डिटेरियोरेट नहीं कर पाए, डिसइंटीग्रेट नहीं कर पाए, तो ये आई थिंक एक काइंड ऑफ बॉलिंग का फेलियर है। लेकिन आई डू एग्री विद यू, अगर हम वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट देखें तो बैटिंग हमारी ज्यादा बुरी थी कंपेयर टू बॉलिंग। बॉलिंग को फिर भी हम थोड़ा मार्जिन दे सकते हैं क्योंकि बैटिंग ने हमें अल्टीमेटली फेल किया, क्योंकि अगेन इतना बड़ा कोई स्कोर नहीं था चेस डाउन करने के लिए। बट अगेन देखिए, बात वही होती है डिसीजन मेकिंग की, अडेप्ट करने की। और रिजवान की आपने बात की, रिजवान आई थिंक बहुत ज्यादा सैचुरेटेड अब एक क्रिकेट खेलने लग गए हैं। वो जो है ना, आई थिंक इससे ओपन नहीं है कि यू हैव टू ट्राई समथिंग न्यू एंड यू हैव टू डिप्लॉय शॉट्स एज दे कम, एंड बेसिकली सिचुएशन के हिसाब से जो है चीजों का अडेप्ट करना पड़ता है, जो कि हमारे अंदर चीज नहीं है। और ये नॉवेल्टी का फैक्टर जो हमारे अंदर है ना, ये हमसे हमारी यूएसपी भी छीन रहा है एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज नोन फॉर इट्स अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड क्रिकेट। अब वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी का, और अब आई थिंक अब हमें कैसे, एक होता है ना कि एक तो फिर आप टॉप पे आ जाते हो और फिर आप जो है वो अपने डाउनफॉल की तरफ आते हो। तो आई डोंट वांट टू बी दैट काइंड ऑफ पर्सन, लेकिन आई थिंक हम अब उस पीक पे पहुंच के ना। अच्छा, आमिर जमाल को लेके, नूरिश आमिर जमाल फिर मैं जरा कैप्टनसी पर बात करूंगा, क्या फर्क पड़ा शान से बाबर की ट्रांसफॉर्मेशन। आमिर जमाल जस्टिफाई कर रहे हैं अपनी सिलेक्शन को, क्या मामला है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हमने उन्हें बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाया तो ठीक है, एक आधी विकेट उनकी आ गई, लेकिन एक से ज्यादा विकेट कोई नहीं आई, ओवर भी मेयरली करवाए, बैटिंग क्यों नहीं कर पा रहे। ऑलराउंडर तो हैं, हमें जब जरूरत पड़ती है तो कोई भी बैटिंग नहीं करता, बैटिंग ही तो प्रॉब्लम है। देखिए, मसला तो हमारे पास ये है कि हमारे पास प्रॉपर ऑलराउंडर्स नहीं है, हम बॉलर्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कि वो हमारे लिए बैटिंग भी करें। तो जब ऐसे करेंगे तो आई वुड नॉट रियली ब्लेम आमिर जमाल इन दैट सॉर्ट, क्योंकि भाई हम उनके साथ भी वही करें जो हमने पहले पेसर्स के साथ किया। हाँ, बॉलिंग के हवाले से मैं बात करूँ तो बात वो ये होती है कि आप अपने पेस को किस तरह से कंट्रोल करते हो, ये बड़ा मैटर करता है। और आमिर जमाल आई थिंक वो पेस पे बहुत ज्यादा ओवर इंडेक्स करें। मुझे जो फील हुआ ना, मुझे ये फील हुआ कि आमिर जमाल बीच में अच्छा खासा एक उनके अंदर ना एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट आ गया था उनकी बॉलिंग में, लेकिन अब वो वापस जो है ना मेन स्ट्रीम चीजें देख देख के, और मेन स्ट्रीम जिस तरह से बॉलिंग उन्होंने देखी कि भाई आप किस तरह की बॉलिंग जो है वो आपको टीम में सिलेक्शन करवाती है, तो वो भी उसी जो है ना कन्वेंशनल बॉलिंग पे आ गया, विच आई डोंट नो कि उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया है। अच्छा, एक चीज, ट्रांसफॉर्म होना, कैप्टनसी बार बार कभी एक हाथ से दूसरे हाथ, बाबर की कैप्टनसी में क्या फर्क नजर आया आपको मुस्तफा, जो शान की कैप्टनसी में नहीं था। देखिए, अप्रोच का फर्क था। बाबर की कप्तानी में मुझे ये नजर आया कि बाबर को अपने ऊपर एतमाद नहीं है, वो टीम के ऊपर कैसे एतमाद करेगा। टीम के बाकी प्लेयर्स अपने कप्तान पे एतमाद कैसे करेंगे जब उसको अपने ऊपर ही ट्रस्ट नहीं है कि वो मैच जिता सकता है, वो एक मैच विनर प्लेयर है। ये बात हम अरसे से कहते आ रहे हैं कि बाबर इज नॉट अ मैच विनर प्लेयर। हाँ, आइडियल सिचुएशन हो, बैटिंग पैराडाइज विकेट हो, जिम्बाब्वे की टीम बॉलिंग कर रही हो, तो मेरे ख्याल से वो किंग है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई टीम हो, कोई सख्त बॉलर, कोई थोड़ा सा भी बेहतर बॉलर हो, तो वहां पे आपके कप्तान साहब जो है बाबर आजम जो है वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। अपने एवरेज को बेहतर रखते हैं, मेरे ख्याल से सेल्फिश गेम खेलते हैं। उनके जहन में होता है कि बाबर आजम की 50 होनी चाहिए, बाबर आजम की सेंचुरी होनी चाहिए, बाकी टीम के रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, थोड़ी सी बदकिस्मती मैं कहूंगा कि एक तो 25 करोड़ की आबादी है, 25 करोड़ की आबादी में हमें कोई एक ऐसा फास्ट बॉलर नहीं मिला जो 140 की 45 की बॉल कर सके। ये हमारी सिलेक्शन जो हमारी कमेटी है उनकी नाअहली कह लें या पाकिस्तान की बदकिस्मती कह लें कि 25 करोड़ की आबादी में हमें एक बॉलर नहीं मिलता। और हम बातें करते हैं इंडिया की कि उनके पास बॉलर नहीं है, उनके पास 120 से ऊपर कोई बॉल नहीं करता, लेकिन वो इंडिया है जो इतना अच्छी बॉलिंग पूरे दुनिया में अगर देखा जाए तो इंडिया जो है नंबर 1 टीम है। चैंपियंस वो बनते हैं, वो टेस्ट टीम को वो हराते हैं, न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराते हैं, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराते हैं, इंग्लैंड जाते हैं तो वहां पे इंग्लैंड को हराते हैं। तो ये चीजें देखी जाए, हम हमेशा तो ब्लेम करते हैं कि दूसरी टीम में ऐसी है, हमारी टीम में क्या। हमारी टीम के पास अभी देखा ना बैट्समैन है प्रॉपर, ना हमारे पास ऑलराउंडर है, ना हमारे पास कोई ऐसा बॉलर है जो हम टेस्ट क्रिकेट या वनडे या T20 में हम रिलायबल जिसमें हम उम्मीद रख सके।
हॉकी टीम होती है हमारी, वो कहते हैं कि हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, लेकिन हमारा हदफ वर्ल्ड कप नहीं है, हमारा हदफ एशिया कप है। क्रिकेट में हम खेलने जाते हैं तो हम कहते हैं हम 5 में से 1 मैच जीत जाएँ तो हमारा कामयाबी समझी जाएगी। तो इस तरह के बयानी को जब देखें आप, आपकी जो अपनी पूरी सारी गेम, कोई भी गेम देख लें आप, हमें किसी भी गेम में अब पाकिस्तान में नज़र नहीं आती कि जिसमें हम उम्मीद कर सकें कि यार हम ये टूर्नामेंट खेलने जाएँगे तो हम जीतेंगे। इतने सारे चीज़ें होनी चाहिए पाकिस्तान में खेलों के लिए। कहते तो थे हम कि पाकिस्तान खेलों में बहुत अच्छा है, बहुत हमारे पास टैलेंट मौजूद है, लेकिन वो टैलेंट कहाँ जाता है, किधर नज़र आता है? या वो दामाद बन के टैलेंट सामने आता है, या वो सिफारिश का कल्चर का हिस्सा बन के टैलेंट सामने आता है, और वही प्लेयर जो होते हैं वो खेल रहे होते हैं, वर्ल्ड कप भी खेलते हैं, वही प्लेयर पूरे साल पाकिस्तान के साथ रहते हैं। हाँ, ये पाकिस्तान टीम के एक अच्छा बड़ा काम कर लेती है, पाकिस्तान टीम इश्तिहारों में बड़ा अच्छा रोल प्ले करती है, पाकिस्तान टीम सोशल मीडिया का बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर लेती है। मैंने आपके प्रोग्राम में बोला था कोई आज से 5 महीने पहले कि अगर पाकिस्तान टीम को बेहतर करना है तो इनका सोशल मीडिया मुकम्मल तौर पे बैन किया जाए। पाकिस्तान सर टीम के जितने तब्दीली की प्लेयर्स हैं ज़रूरत कहाँ है? वो मुश्तबा तब्दीली की ज़रूरत कहाँ है? मुझे बताएं किस लेवल पर है? सरफराज अब कोच है, मतलब उनकी इनके साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, और आकिब जावेद साहब ऊपर बैठे हैं, बाकी टीम भी आपके सामने। कहाँ तब्दीली की ज़रूरत है? हमें क्या करना है? बहुत जवाल का शिकार हो गई पाकिस्तान क्रिकेट टीम। देखिए, सबसे पहले तब्दीली तो जो होनी चाहिए वो मेरे ख्याल से चाहे वो वुमेन्स क्रिकेट हो, मेंस क्रिकेट हो, उसमें सिलेक्शन का जो म्यार है वो बिल्कुल मेरे ख्याल से, अभी मैं थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा आपको हॉकी की। हॉकी का सारा जो उन्होंने स्ट्रक्चर दे दिया इजाफा, वो फॉरेनर कोचेस के हाथ दे दी कि वो ही सिलेक्ट करेंगे, कोई लोकल कोच पाकिस्तान हॉकी टीम में सिलेक्शन नहीं कर सकता। उसका खुमियाजा ये हुआ कि कल अमाद भट्ट को कप्तानी से हटा दिया गया। यही अगर लोकल कोच होते तो कभी भी अमाद भट्ट को कप्तानी से ना हटाते, बल्कि वो उसके साथ ही चलते, क्योंकि वो उसके साथ कंफर्टेबल थे। वो कह रहे तुम अपना खाओ, मैं अपना खाता हूँ, और हमारा नौकरी पक्की, तुम्हारी नौकरी पक्की, तुम्हारी कप्तानी पक्की। तो इस तरह का रोल हमें मेरे ख्याल से क्रिकेट में भी देखना चाहिए कि कप्तानी से लेकर टीम सिलेक्शन तक हमें कोई ऐसा बंदा हो जिसका पाकिस्तान से क्रिकेट में कोई और इंटरेस्ट ना हो, चाहे वो दामाद ना हो, चाहे किसी की सिफारिश ना सुनता हो, कोई ऐसा प्लेयर हो। ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ऐसा कोई इंसान नहीं है, पाकिस्तान में कोई ऐसा साबिक क्रिकेटर नहीं है जिसका कोई ना कोई उसमें सिफारिश कल्चर से लेना देना हो। मेरे ख्याल से सब जो भी आएगा, चाहे वो इंतजाम है, यूसुफ आए, कोई भी आ जाए, वो कहीं ना कहीं अपने भांजे भतीजे को एडजस्ट करते नजर आएंगे आपको। इसका सबसे बेहतर हल है कि आप सारी की सारी सिलेक्शन कमेटी को उठा के फॉरनर्स लगा दें जिनका पाकिस्तान में कोई लेन देन ना हो। सिर्फ उनको सिलेक्शन करने हैं तो वो कारकर्दगी की म्यार पर हो, ना कि PSL की म्यार पर, बल्कि डोमेस्टिक क्रिकेट से जो प्लेयर वाकई परफॉर्म करता है और जिनको जो परफॉर्म करता है, जो डिजर्व करता है, उनको आगे लाया जाए, हाँ, ना कि हुरैरा जैसे, कामरान गुलाम जैसे खिलाड़ी गायब हो जाएं, पता ही ना चले वो कहाँ गए। नूरिश, लास्टली क्या हमें तब्दीली की किस लेवल पे ज़रूरत है? देखिए, तब्दीली की तो यहाँ पे तो मेगा सर्जरी की जरूरत है, और सर्जरी वो वाली जो असली की। जिसमें आप जो है स्पोर्ट्स साइंस को कंसिडर जी बिल्कुल, स्पोर्ट्स साइंस को कंसिडर करो, वो सब करो। और एक चीज और जिसका मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगी इस्लान भाई, जिस मुझे क्लियरली दिख रहा है, आई मीन जो लोग क्रिकेट को बड़े शौक से बिल्कुल जो है ना उसकी डेप्थ में जाके देखते हैं, उनको चीज दिख रही होगी कि स्पोर्ट्स साइंस को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया जाता डिसीजन मेकिंग में। चले, हम उस लेवल पे तब्दीली देख नहीं पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया नूरिश खान, थैंक यू सो मच। मुश्तबा हसन, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।